गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कल की क्लास में हमने रिकॉर्ड किया था, हमने पढ़ा था कि पार्ट्स कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था और ज़रूरी भी था, वहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो ऐसे ही आज एक और नई टॉपिक लेके आए हैं जो कि है स्केड्यूल्स, संविधान की अनुसूचियाँ। आपको लगता होगा होती क्या है ये चीज़ें, बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोग अनजान होंगे इस चीज़ों से। तो आज की क्लास के बाद आप काफ़ी कंफर्टेबल होंगे इस टॉपिक में। हम सारे स्केड्यूल्स देखेंगे, कौन से मूल संविधान में थे, कौन से अभी नए जुड़े हैं, इन सब पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास उसी मेहनत, उसी लगन के साथ, उसी क्वेश्चन माइनिंग की टेक्निक के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूची 1 से 12 तक का पूर्ण परीक्षा केंद्रित विश्लेषण और स्मरण सूत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजिक लर्नर, तो वही परीक्षा केंद्रित उसी को बोलते हैं। तो पूर्ण परीक्षा केंद्रित मूल 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में और जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, कैसे जोड़ी गई, ये हम देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक विकास और संवैधानिक यात्रा। जाने कि कैसे 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किए गए मूल संविधान की 8 अनुसूचियाँ संशोधनों के माध्यम से बढ़कर वर्तमान में 12 हो चुकी है। इन चीज़ों को आज हम समझेंगे। मूल संविधान 1950 बताने की जरूरत नहीं है आपको। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूची। बहुत बार पूछ चुका है पेपर में कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, भारत के वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, और बच्चे यहाँ पे फंसते हैं, वो 8-12 में बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो मूल संविधान थी, जो ओरिजिनल संविधान थी, जो 1950 में लागू हुई थी, उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। जो अभी है वर्तमान में 2026 तक टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। भविष्य में और जुड़ सकती हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 12 ही हैं। अब ये बाकी 4 अनुसूचियाँ कैसे जुड़ी, ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी जुड़ी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। इसमें आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 1 से 8 तक पहले से थी, 9, 10, 11, 12 नहीं आ गई। ऐसे आप चीज़ों को याद रखिएगा। शुरू करते हैं पहली अनुसूची से। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार। हमने आर्टिकल 1 में भी देखा था, लगभग सेम चीज़ें थी, और शेड्यूल 1 में भी वही है। क्या है? राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। मैंने क्या बोला था? आर्टिकल 1 से लेके 4 मैंने वही बोला था ना कि आर्टिकल 1 में भी हमने यही चीज़ें देखी थी, और यहाँ भी वही है। फोकस क्षेत्र क्या होगा? किसी नए राज्य के गठन पर इस अनुसूची में संशोधन अनिवार्य है। कोई भी नया राज्य इस देश में बनेगा तो उसके बनने के लिए अनिवार्य क्या है? इस अनुसूची में संशोधन। जब तक इस अनुसूची में संशोधन नहीं होगा तब तक कोई भी नया राज्य अस्तित्व में नहीं आएगा। दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश और सीएजी के वेतन व भत्ते। आसान लग रहा होगा कि वेतन और भत्ता ही तो है, लेकिन नहीं, यहीं पे ये लोग गेम खेल जाते हैं आपके साथ। आपके एक क्वेश्चन गलत करवा के चले जाते हैं। आपको फोकस रखना है कौन कौन है इसमें, किनके वेतन और भत्ते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश, न्यायाधीश में सारे, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सारे, और सीएजी, इनके वेतन और भत्ते। बस इतने के ही वेतन भत्ते। एक आईएएस ऑफिसर के वेतन भत्ते नहीं, एक आईपीएस के वेतन भत्ते नहीं, एक कर्मचारी के वेतन भत्ते नहीं। बस राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश और सीएजी के वेतन और भत्ते। ठीक है, इनके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। हमारा भी मेन फोकस है कि कौन सा शेड्यूल के सब्जेक्ट्स क्या क्या है। क्या लिखा है? प्रधानमंत्री और मंत्रियों के वेतन का उल्लेख नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स के वेतन और पेंशन इसमें नहीं है। उन्होंने अगर ऐसे एक क्वेश्चन बना दिया, सपोज करिए कि भारत की अनुसूची 2 में निम्नलिखित के वेतन है, 4 ऑप्शन दिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएजी, मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज। आपने को लगा कि राष्ट्रपति है तो प्रधानमंत्री भी होगा, मंत्री भी होंगे, सबको तो वेतन मिलता ही है, और यहाँ पे आप चारों सही मार के आ गए, आपका क्वेश्चन हो गया गलत। तो आपको फोकस रखना है कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों के वेतन नहीं है भी याद रखना है, और किसके नहीं है वो भी याद रखना है, क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर ऑप्शन में मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको इस पर विशेष फोकस करवा रहा हूँ।
तीसरी अनुसूची, केंद्रीय मंत्रियों, सांसद, विधायकों और न्यायाधीशों की शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। आपको दूसरी और तीसरी में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि यार ऊपर में राष्ट्रपति और राज्यपाल है, यहाँ पे तो राष्ट्रपति नहीं है। मैं गलत बोल रहा हूँ? यहाँ पे उपराष्ट्रपति भी नहीं है। हाँ, तो राष्ट्रपति नहीं है। आर्टिकल 3 में शेड्यूल 3 में जो जिन लोगों के शपथ है उनमें राष्ट्रपति का नाम नहीं आता है। राष्ट्रपति का अपना एक खुद का डेडिकेटेड आर्टिकल है जिसके तहत वो शपथ लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ शेड्यूल 3 में नहीं आता है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों का वेतन शेड्यूल 2 में नहीं आता है। ये दो चीज़ों पे आपको विशेष फोकस रखना है। चौथी अनुसूची, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब कैसे आवंटन होता है ये हम जब राज्यसभा पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी बस जान लीजिए कि राज्यसभा में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, यह शेड्यूल 4 में फिक्स होता है। अनुच्छेद 4 और 80, जनसंख्या के आधार पर आवंटन होता है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर एक ऐसे यूटीज हैं जिनको कि राज्यसभा में सीट मिलती है। इसको याद रखने का एक ट्रिक है जिससे मैंने याद किया था कि चौथी अनुसूची मतलब 4, और जब 4 लोग बैठेंगे तो सभा होगा। लोग बैठेंगे, बातें करेंगे तो सभा होगा, और सभा होगा तो वो राज्यसभा हो गया। अब राज्यसभा हो गया तो क्या हुआ, तो सीटों का आवंटन हो गया। अनुसूची 4 आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 4 लोग बैठेंगे तो सभा होगा, और सभा होगा तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन। शेड्यूल 3 मैंने ऐसे याद किया था कि 3 है और शपथ में भी 3 शब्द आते हैं, शपथ में भी 3 वर्ड आते हैं, और यहाँ भी तीसरी अनुसूची है। बाकी मैंने इसके लिए भी मिनोमिक्स लाया हूँ जो मैं आपको लास्ट में मिलेंगे, ट्रिक्स में लाया हूँ। मैं जिस तरीके से खुद याद किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5वीं अनुसूची, अनुसूची क्षेत्र। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं 5वीं और 6ठी, संवेदनशील क्षेत्रों का प्रशासन। अक्सर कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा है, हमारे लिए भी रहा था। हम भी जब स्टार्ट में थे तो बहुत बार हमने गलतियाँ करी है, हम क्वेश्चन पेपर में गलत करके आए हैं, इसलिए मुझे चीज़ें याद है अभी, क्योंकि मैंने गलत किया है। मैं चाहता हूँ कि आप गलत करके ना सीखें, आप जिन लोगों ने गलत किया है उनसे सीख ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो 5वीं अनुसूची में आता है अनुसूची क्षेत्र। आर्टिकल 244(1), देश के विभिन्न राज्यों AMTT को छोड़ के ATMM को छोड़ के, ATMM कौन कौन से हैं? A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम, M फॉर मेघालय। मणिपुर नहीं, इस लिस्ट में मणिपुर नहीं है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नहीं। ATMM, उसमें वो वाला मणिपुर मत जोड़ लीजिएगा। तो ATMM को छोड़ के बाकी देश के विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। इन चारों को छोड़ के, ATMM को छोड़ के। प्रत्येक राज्य में एक जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाता है, ठीक है। जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। इन क्षेत्रों में कौन से कानूनें बनेंगी, कौन से कानूनें लागू होंगी, ये डिसाइड राज्यपाल करते हैं। ये हो गई 5वीं अनुसूची। वर्तमान में 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र लागू है। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। वो कौन कौन से हैं उसके लिस्ट में आपको लास्ट में दे दूंगा, अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो हम कर लेंगे। कौन कौन से राज्य हैं ये हम कर लेंगे। और ये देख लेते हैं 6ठी अनुसूची, पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्र। पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्र आपको पता होगा पूर्वोत्तर में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, लेकिन उसमें भी ATMM वाले। 5वीं में ATMM नहीं है, लेकिन 6ठी में बस ATMM ही है। कौन कौन से? 4 पूर्वोत्तर के राज्यों के जनजातीय स्वायत्त क्षेत्रों के प्रशासन की विशेष व्यवस्था, ATMM मैं ही बता रहा था। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, नॉट मणिपुर, ठीक है। यहाँ पे बनती है ADC, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, स्वायत्त जिला परिषद। अब स्वायत्त जिला परिषद क्या होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है, हम तब पढ़ेंगे जब हम पेशा एक्ट पढ़ेंगे, जब हम नगर पालिका पंचायत पढ़ेंगे, उस समय हम इसको भी पढ़ेंगे। तो अभी छोड़ दीजिए, बस याद रखिए कि 6ठी जो है वो ATMM के लिए। A से अरुणाचल प्रदेश, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय, M फॉर मिजोरम। क्या नहीं है? मणिपुर नहीं है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बनते हैं? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यहाँ पे क्या बनते हैं? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। दोनों पलट सकता है, तो आपको इसका याद रखिएगा।
अब मैं जो बताया था कि 5वीं शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट है, तो वो आप एक बार देख लीजिए। हम शुरू करेंगे यहाँ से, इस वाले एरिया से, ठीक है। इसमें मेनली आता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। 4 इधर हो गए। और अब चलते हैं 7वें पे, ठीक है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 स्टेट्स हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 4 इधर वाले स्टेट। अगर भारत का नक्शा ऐसे देखा जाए, एक मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, तो 4 इधर वाले स्टेट हो गए। कौन कौन से? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सॉरी मैंने पेज वो वाली कर दी, इस पे हमें नहीं करना है। हाँ, तो मैंने क्या बताया था, अगर ऐसे हम बनाएं, देखिए मेरी मैप थोड़ी ख़राब है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो 4 यहाँ के स्टेट्स कौन कौन से हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। 2 स्टेट्स यहाँ के, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कितने हो गए? 4 और 2 6। अब बच गए कौन कौन? 4। वो 4 हो जाएंगे आपके ऊपर के, ये वाला एरिया। यहाँ से ऐसे ले लीजिए। कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। कितने हो गए टोटल? 10। कैसे याद करेंगे चलिए देखते हैं। 4 यहाँ, कौन कौन? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। कौन? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। 2 नीचे याद करिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये हो गए। बाकी 4 किधर? पश्चिमी साइड और थोड़ा ऊपर। महाराष्ट्र से शुरू करेंगे, ऊपर जाएंगे गुजरात, उसके ऊपर जाएंगे राजस्थान, थोड़ा सा उधर चले जाएंगे हिमाचल प्रदेश। यही है 5वें शेड्यूल के 10 स्टेट्स। छठा मैंने आपको बता दिया 80 mm। अब 7वें पे आते हैं। देखिए हमने नक्शा यहाँ भी बना दिया था, लेकिन यहाँ नक्शे की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम विभाजन ऐसे ही कर लेंगे, यहाँ पे नक्शे की कोई ज़रूरत नहीं है। 7वीं सूची बात करती है शक्तियों का संघीय विभाजन। कौन सी शक्तियाँ राज्य के पास रहेगी, कौन से चीज़ों पे काम संघ सरकार करेगी, कौन सी चीज़ों पे काम राज्य सरकार करेगी और कौन से चीज़ों पे काम दोनों करेंगे। इन चीज़ों का विभाजन है। तो इनमें हम देख लेते हैं। टोटली यही है, सूचियों 3 सूची बनाए गए। एक हो गई संघ सूची, एक हो गई राज्य सूची और एक हो गई समवर्ती सूची। संघ सूची में रक्षा, विदेश नीति, रेलवे जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। वर्तमान में इसमें लगभग 100 विषय हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें संघ सूची में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वच्छता और कृषि जैसे स्थानीय विषय राज्य सूची में, और लगभग 61 के आसपास विषय हैं। समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में लगभग 52 विषय हैं। समवर्ती सूची वो सूची है जिसमें राज्य और ये केंद्र दोनों बना सकते हैं कानून। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर राज्य ने कानून बना दिया है तो फिर केंद्र बनाएगा कि नहीं, तो इसके पीछे टेक्निकलिटीज है। अगर मैं थोड़ा बता देता हूँ कि अगर पहले राज्य ने कानून बना दिया और अगर केंद्र पुनः उसी मुद्दे पे कानून बनाती है तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। लेकिन इसका एक अपवाद है। अगर राज्य का कानून, राज्य ने जो समवर्ती सूची के विषय पे कानून बनाया है, उसमें अगर ऐसा हो कि जो उसने कानून बनाया है उसको राष्ट्रपति से मान्यता मिल जाए, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए उस कानून पे, तो फिर केंद्र उस पर नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा भी तो उस राज्य में प्रभावी नहीं होगा जहाँ पे राष्ट्रपति को मान्यता मिल चुका है। तो 7वीं किस पे? सूची पे शक्तियों का संघीय विभाजन। राज्य सूची कौन होंगे, कौन से क्या होंगे। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन से 5 विषय, शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव संरक्षण, न्याय प्रशासन, वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। अभी ऑलरेडी विवाद चल रहा है। जब आप मेंस पढ़ेंगे, यूपीएससी का मेंस पढ़ेंगे या फिर स्टेट पीसीएस के मेंस के लिए पढ़ेंगे, तो आपको तमिलनाडु का एक नया केस मिलेगा जिसमें उन्होंने एक कमेटी बिठाई है जिनमें कहना है कि राज्य सूची के विषयों को बढ़ाया जाए, केंद्र सूची के विषयों को कम किया जाए। मतलब साफ तौर पे कि संघवाद में जो संघ केंद्र की ओर झुकी हुई है उसे थोड़ा बैलेंस किया जाए। तमिलनाडु की सरकार का ये कहना है। और ये विवाद के मुद्दे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए हम डिसाइड नहीं करेंगे, उसके लिए एक
पूरी न्यायपालिका है हमारे पास, पूरा संसद भरा पड़ा है, वो देखेंगे। हम बस बात कर सकते हैं कि प्रोज और कॉन्स क्या हैं इसके, तो वो जब मेंस में आएंगे तो वो भी देख लेंगे। अभी ये देख लीजिए कि 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन है, 7 स से 7 स से शक्ति, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं 8वीं अनुसूची, मान्यता प्राप्त 22 राजभाषाएं। अब बिहार के बच्चे होंगे तो 8वीं अनुसूची से कुछ और उनके दिमाग में आ रहा होगा, अगर आपने मीम्स देखा होगा। मैं नहीं बताऊंगा, बस आप याद रखिए कि 8वीं अनुसूची 22 राजभाषाएं हैं। अब कौन कौन से हैं ये हम डीप में पढ़ेंगे जब हम संविधान पढ़ना शुरू करेंगे। अभी हम अनुसूची पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाएं हैं, लेकिन 22 स्टार्ट से नहीं थी, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आई थिंक 3 अमेंडमेंट्स हुए थे, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। इनसे इसमें 8 भाषाएं जोड़ी गई थी, 1 से 3 जोड़ी गई थी, 1 से 4 जोड़ी गई थी और 1 से 1 जोड़ी गई थी। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा कौन कौन सी थी, जो मुझे याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मूल भाषाएं कितनी थी संविधान में? 14। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में केवल 14 आधिकारिक भाषाएं शामिल थी। फिर होता है, मैंने क्या बताया था, 21वां, 71वां और 52वां। ठीक है, 21वें संशोधन से किसको जोड़ा गया? सिंधी को, 1। 21वां से मात्र 1, कौन सा था? सिंधी। कब हुआ था? 1967। स्टेट पीसेस का हमेशा से फेवरेट रहा है कि कौन से संविधान संशोधन से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है। 21वीं से सिंधी, 71वें से 3, ऐसे याद रखिएगा, 1 + 3 4, 21 + 71 92, 3 है, 21, 71, 92। अगर आप 21 और 71 को जोड़ते हैं तो कितने बन जाते हैं बताइए? 92 बनते हैं। तो 21, 71, 92 ऐसे याद रखिएगा। और 21 में 1 भाषा, 71 में 3 भाषा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 92 में कितने हो जाएंगी? 4 भाषाएं। एक आपको ट्रिक दे रहा हूँ जिससे मैंने याद किया है। 21वीं से सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 71वां 92 में होता है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया, KMN बोलते हैं, KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, आप नमक याद रख सकते हैं, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ 71वें के लिए, आप नमक याद रखें। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। जब भी 71वां संविधान संशोधन आए, 3 भाषाएं आए तो उसके लिए एक ट्रिक है नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ठीक है, याद रहेगा। 21वें से सिंधी, 4 इधर हो गए, बच गए 4, जो क्या है 92nd अमेंडमेंट से 2003। इस संशोधन द्वारा 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई और वर्तमान में इतनी ही है, इसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ है। कौन कौन से थे? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली याद कैसे रखेंगे? आपने अगर बचपन में मैथ पढ़ा होगा तो आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा। बोर्ड मास याद है आपको? BDMS, तो BDMS आप याद रखिए। गणित मैथ में बोर्ड मास होता है, यहाँ BDMS, वो नमक था, यहाँ BDMS। B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संथाली। BDMS, नमक और सिंधी, टोटल 8 नए जोड़े गए हैं। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 52वां संविधान संशोधन। 8वीं अनुसूची खत्म होती है। अब जो यहाँ से अनुसूची है 9, 10, 11, 12, ये मूल संविधान में नहीं थी, इन्हें हमने जोड़ा है, संविधान संशोधनों के तहत जोड़ा है। नई चीज़ें आई हैं, आवश्यकताएं जैसे जैसे पड़ी वैसे वैसे संविधान में संशोधन किए गए और नई चीज़ों को आत्मसात किया गया। तो 9वीं और 10वीं है न्यायिक समीक्षा और दल बदल कानून। 9वीं है न्यायिक समीक्षा के लिए, 10वीं है दल बदल कानून के लिए। न्यायिक समीक्षा क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये चीज़ें हम जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी बस याद रखिए कि 9वीं न्यायिक समीक्षा के लिए और 10वीं दल बदल कानून के लिए। दल बदल कानून भी हम पढ़ेंगे जब हम निर्वाचन पढ़ेंगे, इलेक्शन पढ़ेंगे, तब हम दल बदल कानून भी पढ़ेंगे। 9वीं अनुसूची, अगर संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो हुआ था जमींदारी कानून को लेके। इस चीज़ को लेके जैसे क्या हुआ कि दीपक सर आपको बताएंगे अपनी क्लासेस में कि आज़ादी के बाद बहुत कम लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के पास इस देश की अधिकतर ज़मीनें थी, अधिकतर खेती थी और बहुत सारे लोग जमीन भूमिहीन मजदूर थे। तो नेहरू जी ने इस चीज़ के लिए जमींदारी प्रथा उन्मूलन का एक कानून लाया, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बाधा डाल रही थी। इसी के लिए इन्होंने एक शेड्यूल बनाया था, 9th शेड्यूल, और इसके बारे में उन्होंने बोला था कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, मतलब इसे आप किसी कोर्ट में, किसी न्यायालय में पेश नहीं कर सकते हैं।
और 9th शेड्यूल में जो भी विषय थे, मैंने शायद इसमें कहीं लिखा भी होगा, आगे आपको मिल जाएगा। भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करना। मैंने आपको यही बताया कि जमींदारी उन्मूलन कानून और भूमि सुधार की जो विषय थे उसको आप कोर्ट में लेके नहीं आ सकते थे अगर ये 9th शेड्यूल में आ गई है तो। बाद में इसका बहुत मिसयूज भी होने लगा, बहुत ऐसी चीज़ें भी इस शेड्यूल में ऐड करी जाने लगी जिसकी न्यायिक समीक्षा जरूरी थी। और आगे चल के आप देखेंगे कि जो भारतीय न्यायालय है उसने न्यायिक समीक्षा को एक मौलिक ढांचा बना दिया। अब मूल ढांचा क्या होता है, केशवानंद भारती केस क्या है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस आपको एक झलक दे रहा हूँ। और मूल ढांचा बना दिया और तब से कोई भी विषय हो उसका न्यायिक समीक्षा होगा। तो 9वीं अनुसूची में तब वही थी कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करना। राज्य के उन कानूनों को इसमें डाला जाता है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यही मैं बता रहा था। कौन से कानून, जिन्हें न्यायालय में आप चैलेंज नहीं कर सकते कि ये हमारे अधिकारों का या फिर ये राज्य के खिलाफ गलत है। आर्टिकल 31B था। आयर कोएल्हो केस 2007, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप याद रखिएगा, आपको पीपीटी मिल जाएगा तो आप चीज़ें आपके पास होंगी। क्या है आयर कोएल्हो केस? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, यही डेट क्यों? क्योंकि इसी डेट को केशवानंद जजमेंट आया था, एक बहुत ही बड़ा जजमेंट था केशवानंद भारती के जजमेंट, वो इसी समय आया था इस पर निर्णय। तो बोल रहा था कि एससी ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए कानून मूल ढांचे के उल्लंघन पर न्यायिक समीक्षा के पात्र हैं। मतलब पहले वाले जो थे उनको न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय इसमें जोड़े जाएंगे, अगर वो मूल ढांचे को वो डिस्ट्रॉय करते हैं, मूल ढांचे को चैलेंज करते हैं, तो उसके खिलाफ न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो अब इसमें ऐसे कोई विषय नहीं है जो कि न्यायिक समीक्षा से परे हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। फिर आती है 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट 1985। ये क्या था? आप हमेशा देखते हैं कि कोई विधायक, कोई एमपी अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया, आप वोट देते हैं किसी और पार्टी के नाम पे और वो ज्वाइन किसी और पार्टी को कर लिया जो आपका विरोधी हो। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए लाया गया था, और शायद वो एरा था राजीव गांधी का, जहाँ तक मुझे याद है। तो दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में था। एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित प्रावधान इसमें है। क्या क्या प्रावधान है वो हम जब निर्वाचन पढ़ेंगे तब देखेंगे, इलेक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे। संसद और विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के आधार तय करती है। केवल संसद और विधानसभा, याद रखिएगा अच्छे से, संसद और विधानसभा, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और विधानसभा। ग्राम पंचायत नहीं, नगर पालिका नहीं, विधान परिषद नहीं। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का आधार तय करती है। आर्टिकल 102 सब क्लॉज 2 है और आर्टिकल 191 सब क्लॉज 2 है। ये था किहोतो होलोहन केस। मैं एक प्रॉपर केस का एक और अलग से भी वीडियो लाऊंगा, जितने भी जजमेंट्स हुए हैं उन सबके एक वीडियो में अलग से दूंगा आपको, जो आपको पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा, उसके ट्रिक्स भी मिलेंगे। अभी बस आप थोड़ा याद रखिए, आयर कोएल्हो किसमें था? 9वीं अनुसूची में, और किहोतो होलोहन किसमें है? 10वीं अनुसूची में। दल बदल मामलों में पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम नहीं है, यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ये चीज़ आपको समझ में भी नहीं आएगी, जब हम निर्वाचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ऐसे कंडीशंस हैं। अब आते हैं 11 और 12 सबसे अंतिम में जोड़ी गई अनुसूचियाँ। स्थानीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसको भी हम बहुत डीप में तब पढ़ेंगे जब हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे, जब हम नगर पालिका पढ़ेंगे। अभी बस याद रखिए कि जो आर्टिकल 11 है, सॉरी शेड्यूल 11 है, यह 13वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी गई थी। ये पंचायतों की बात करती है, ठीक है। और शेड्यूल 12 जो है वो नगर पालिका की बात करती है, वो 74वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी गई थी। पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेवारियों का निर्धारण, इसमें कुल 29 विषय हैं, कार्यकारी विषय। ये हमेशा से पीसीएस पूछता रहा है कि पंचायतों के पास कितने विषय हैं, नगर पालिका के पास कितने विषय हैं। तो पंचायतों के पास कितने हैं? 29 है, और नगर पालिका के पास कितने हैं? 18 हैं। ज़्यादा किसके पास है? पंचायतों के पास है। इसको याद कैसे रखिए, देखिए मैं बताता हूँ। 29 विषय हैं, 29 2 9, अगर दोनों को जोड़ ले तो कितना हो जाता है? 11। 11वीं अनुसूची, 29 विषय, 2 + 9, बस याद रखिएगा।
अब इसकी कुछ ट्रिक है यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए और अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए। ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराने प्रधानमंत्री के आंसू। हिंदी में याद नहीं करना है मित्र, इंग्लिश में दिया हूँ तो इंग्लिश में ही याद करना है, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। टी से टेरिटरीज, राज्य और संघ क्षेत्र। ई से इमोलमेंट्स यानी वेतन और भत्ते, टीयर्स। टी से टेरिटरीज, ई से इमोलमेंट्स। ए से एफर्मेशन यानी शपथ, ए फॉर एफर्मेशन यानी शपथ या प्रारूप। आर से राज्यसभा और एस से स्केड्यूल एरियाज। टीयर्स हो गए, टी से क्या हो गया? टेरिटरी हो गया। ई से इमोलमेंट्स मतलब वेतन और भत्ते हो गए। ए से हो गया एफर्मेशन यानी शपथ और प्रारूप। आर से हो गया राज्यसभा और एस से हो गया स्केड्यूल्ड एरियाज। 5 तो आपको ऐसे ही याद हो गए, बच गए 7, उसको भी याद कर लेते हैं। ऑफ, ओ से अदर एरियाज, 6ठी अनुसूची याद करिए। 10 क्षेत्रों को छोड़ के बाकी ATMM वाले राज्य, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मणिपुर नहीं, मणिपुर इस लिस्ट में नहीं है। वो मतलब अदर एरियाज। ऑफ, एफ से क्या हो गया? फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा। संघीय ढांचा कब बनेगा? जब आप विषयों को बांटेंगे राज्य सरकारों में और केंद्र सरकारों में, वही फेडरल स्ट्रक्चर मतलब शक्तियों का विभाजन। अब क्या है? ओल्ड पीएम। इसको ऐसे याद रखिए, एल को आगे कर लीजिए, ओ को पीछे कर लीजिए, ठीक है। एल से हो जाएगा लैंग्वेज, 8वीं हो गई। फिर एल के बाद किसको लाना है? ओ को। ओ से क्या हो गया? ऑब्जेक्शनेबल लैंड। ऑब्जेक्शनेबल लैंड मतलब भूमि सुधार कानून। ओल्ड में एल को आगे कर देना है। आप लॉर्ड पीएम कर लीजिए, लेकिन ओल्ड पीएम मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको चीज़ें याद रहे। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओ, एल से हो गया लैंग्वेज, ओ से हो गया ऑब्जेक्शनेबल लैंड और डी से क्या हो गया? डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब बस दल बदल विरोधी कानून। तो स्केड्यूल 10 कौन सा है? दल बदल विरोधी कानून। बच गए 2, पीएम। पी से पंचायत, एम से म्यूनिसिपैलिटीज, खत्म हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए। टी फॉर क्या हो गया? टेरिटरीज। ई से क्या हो गया? इमोलमेंट्स मतलब वेतन भत्ते। ए से क्या हो गया? अफर्मेशन यानी शपथ या प्रारूप। आर से क्या हो गया? राज्यसभा। एस से क्या हो गया? स्केड्यूल्ड एरियाज। ओ से क्या हो गया? अदर एरियाज। एफ से क्या हो गया? फेडरल स्ट्रक्चर मतलब शक्तियों का विभाजन। फिर एल को पहले लाना है। एल से क्या हो गया? लैंग्वेज। ओ से क्या हो गया? ऑब्जेक्शनेबल लैंड मतलब वो कौन सी थी? 9वीं अनुसूची। डी से क्या हो गया? डिफेक्शन, दल बदल कानून। पी से क्या हो गया? पंचायत। एम से क्या हो गया? म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये थी हमारी स्केड्यूल की क्लासेस। आई होप कि आपने चीज़ों को समझा होगा, चीज़ों पे ध्यान दिया होगा और ट्रिक्स आपके काम आएंगे। आप ट्रिक्स को 2-3 बार देखना। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम मुझे तो पहले भी याद था, अभी फिर से याद है। आप बस टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रखना, आपको चीज़ें हो जाएगी और यहाँ से आप 1-2 क्वेश्चन करके ले जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, लगन बनाए रखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के कुछ कमेंट कर दीजिएगा अच्छी सी। धन्यवाद।